हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी ऑनलाइन कक्षा माय ड्रीम क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10th का ये चैप्टर और इसमें आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म की, बट उससे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी, यानी कि ग्लास प्रिज्म की। देखिए ग्लास प्रिज्म होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। ग्लास प्रिज्म में हम कह सकते हैं कि ग्लास प्रिज्म एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस और 2 ट्रायंगुलर सरफेस से घिरा होता है। ग्लास प्रिज्म इज ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces। तो अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप कह सकते हैं कि ग्लास प्रिज्म एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। रिफ्रैक्टिंग मीन्स जिस मीडियम में से लाइट का रिफ्रैक्शन हो सके, जिसमें आप देख सकते हैं ये सामने और इसके साइड में ये जो 2 सरफेसेस हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरह से, ये आपका एक ग्लास प्रिज्म है, इसका नेमिंग कर दे तो A B C E F G। तो आप देख सकते हैं इस ग्लास प्रिज्म में A E G C एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, A B F E दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया और B F G C ये एक तीसरा रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया। इसके अलावा 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगे A B C एंड E F G। ये पीछे एक ट्रायंगुलर सरफेस, एक आगे की ओर। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये फिगर बन रहा है। ये एक ट्रायंगुलर सरफेस और इधर एक ट्रायंगुलर सरफेस, ये 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, जिसमें से नीचे जो सरफेस आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर B F G C, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द प्रिज्म। जब इस पर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो लाइट जिन 2 सरफेसेस से, जिन 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस से पास होती है, उन सरफेसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो आप देख सकते हैं A B F E ये और A C F E ये दोनों सरफेसेस, ये सरफेस और ये सरफेस, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और AE इस एज को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। इसमें A B C ये आपको जो सेक्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन। सो A B C इज द प्रिंसिपल सेक्शन, B F G C इज द बेस, और यहां पे आप देख सकते हैं A B F E and A C G E ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और AE जो है वो है रिफ्रैक्टिंग एज। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पे दिखाया गया है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसी को हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो एंगल A आपको दिख सकता है, दिस इज एंगल A, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपको एक ग्लास प्रिज्म का चित्र दिखाया गया है। इस फिगर में A B C ये आपका प्रिंसिपल सेक्शन कहलाता है,
जो दो सरफेसेस, दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस आपको दिख रहे हैं जहां से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, लाइट अगर इंसिडेंट किया जाए तो इन्हीं दोनों सरफेसेस से होके बाहर निकलता है और इन दोनों सरफेसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। यहाँ पे इनके नेम दिए गए हैं। नीचे वाला जो सरफेस दिख रहा है जिसपे ये पूरा टिका रहता है प्रिज्म, उसे हम बोलते हैं प्रिज्म का बेस, और इस एज को AE को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे हम पूरा प्रिज्म ना दिखा के प्रिज्म का एक सेक्शन दिखाएंगे केवल। दिस इज अ प्रिज्म, आप देख सकते हैं इस पर ये प्रिज्म का ABC एक सेक्शन दिखाया गया है। ये एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं इसको। जब इस पर हम एक लाइट इंसिडेंट करते हैं ये कुछ इस तरह से, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये आप लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में पढ़ा हुआ था। इस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, ये है आपका नॉर्मल, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जब भी लाइट, यहाँ पे आप एयर मीडियम मान सकते हैं, तो और ये अगर ग्लास है, प्रिज्म ग्लास का है तो ग्लास एक मीडियम हो गया, तो जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाएगा यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तब ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। यानी इसको जाना तो चाहिए था ऐसे अगर ये मीडियम नहीं होता, बट ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर की ओर। ठीक, अब यहाँ पे फिर से इसका मीडियम चेंज हो रहा है, अब ये ग्लास से फिर से वापस एयर में जा रहा है, तो अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा नॉर्मल। तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जा रहा है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर हट जाएगा। ये आपको दिखाया जा रहा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल N2 नाम दे रहे हैं, इस नॉर्मल को N1 नाम दे रहे हैं। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, इसलिए इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये लाइट चला गया इधर। तो हमने लाइट इंसिडेंट किया था इस डायरेक्शन में और ये प्रिज्म से पास होने के बाद इस डायरेक्शन में चला गया। इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, और इस रे का नाम है इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस सरफेस के लिए ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, R' मान लेते हैं, और ये इमरजेंट रे इसको बोलते हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और वापस फिर उसी मीडियम में लौटे तो इस रे को हम बोलते हैं इमरजेंट रे, और ये इमरजेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। ये टर्म्स याद होने चाहिए ताकि आगे हम जब इनका यूज करें तो आप इनको विजुअलाइज कर सको कि ये एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, तो देखिए ये क्या है। अगर हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, और इमरजेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम देखें इसको पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों यहाँ पे इस तरह से मिल रहे हैं। तो इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधे जाता है ऐसे, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये चला गया इधर, तो इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। वंस अगेन, दिस इज द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इमरजेंट रे। बेसिकली ये एंगल ये बताता है कि इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना एंगल डेविएट हो गई, एंड दैट्स व्हाई इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से पास होती है तो ये इसका डायरेक्शन किस तरह से होता है प्रिज्म के केस में। तो अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ऐसा लाइट जिसमें केवल सिंगल वेवलेंथ हो,
यानी कि एक ही वेवलेंथ की लाइट को जब हमने इंसिडेंट किया ग्लास प्रिज्म के ऊपर, तो हमने देखा कि इस ग्लास प्रिज्म से पास होने पे ये लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होता है। फिगर में आप देख सकते हैं ABC एक प्रिज्म था जिस पर हमने एक लाइट इंसिडेंट की थी और ये इस तरह से इस डायरेक्शन में इमर्जेंट हो गई थी। ठीक, अब हम इसी के बेस पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम किसी ग्लास प्रिज्म पर कोई वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ये वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होने के बाद 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। जब एक वाइट लाइट का मतलब जैसे सन से जो लाइट होती है वो एक वाइट लाइट है। ठीक है, जब वाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये वाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर हम एक इस तरह से स्क्रीन रखें तो इस स्क्रीन पर वाइट शीट रख दें या कुछ भी, तो इस पर आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे, 7 कलर्स का एक बैंड दिखाई देगा। तो इस तरह से जब वाइट लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं किसी ग्लास प्रिज्म से तो ये वाइट लाइट 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। आपको 7 कलर्स का एक बैंड दिखाई देता है अगर हम इसके आगे कोई वाइट शीट या स्क्रीन रख दें। इस स्क्रीन पे ये वाइट लाइट के 7 बैंड्स दिखाई देते हैं, ये स्प्लिट हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। इसका मतलब वाइट लाइट 7 कलर्स से मिलकर बना होता है और इन सभी कलर्स का अपना अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर का और उससे कम होता है ऑरेंज का, उससे भी कम येलो का, फिर ग्रीन आता है, उसके बाद आता है ब्लू, फिर आता है इंडिगो और लास्ट में आता है वॉयलेट। और इस सीक्वेंस को हम याद रखने के लिए विबग्योर से याद रख सकते हैं। विबग्योर इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। यानी कि जब वाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये वाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। जब भी वाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है और इसी घटना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। और इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है और जब स्प्लिट होने के बाद आगे हम कोई स्क्रीन रखेंगे तो इस स्क्रीन पर हमें 7 कलर्स के बैंड्स दिखाई देंगे और इसी को हम बोलते हैं, इनके सीक्वेंस को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं जिनको हम विबग्योर कहते हैं। इसमें सभी कलर्स का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। सबसे कम वेवलेंथ होता है वॉयलेट का, उससे थोड़ा अधिक होता है इंडिगो, फिर उससे ज़्यादा ब्लू, इसी तरह से बढ़ता हुआ सबसे अधिक वेवलेंथ जो होता है वो होता है रेड कलर का। और इस तरह से वाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है। अब हम बात करते हैं वाइट लाइट के डिस्पर्सन का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। इसको समझने के लिए देखिए, हम जानते हैं कि वाइट लाइट 7 कलर्स से मिलकर बना होता है और इन सभी कलर्स का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। वेवलेंथ क्या होता है ये आप जानते होंगे, अदरवाइज मैं बता देता हूं आपको। जब भी कोई लाइट किसी मीडियम में चलती है तो मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं और इनका ऑसिलेशन अपने मीन पोजीशन के अप एंड डाउन इस तरह से होता है। तो अगर हम टाइम और इनका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। यानी कि जो वेव है
उसके चलने पे मीडियम के पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है और टाइम उनके बीच में ग्राफ इस तरह से मिलेगा। इस तरह से आपको एक वेव दिखाई देगी, एक ग्राफ दिखाई देगा। अब इस ग्राफ में ये आपका जो पॉइंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है। इस समय जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के केस में है, और इसी तरह यहाँ पे भी पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के केस में है। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, दिस इज क्रेस्ट। और इसी तरह नीचे की ओर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कहलाता है ट्रफ, TRUGH, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। और तो क्रेस्ट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कहलाता है वेवलेंथ। तो अगर लाइट का वेवलेंथ अधिक है, यानी कुछ लाइट इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं इस लाइट का वेवलेंथ ऊपर वाले के कंपेयर में क्या है, अधिक है। दिस इज द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। इसी तरह से रेड कलर जो होता है उसका वेवलेंथ अधिक होता है, और ऑरेंज का इसके कंपेयर में कम वेवलेंथ होता है। इसी तरह ऑरेंज से कम वेवलेंथ होगा येलो का, येलो से कम वेवलेंथ होगा ग्रीन का, और इसी तरह से आपका वेवलेंथ देख सकते हैं वायलेट का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा। अब ग्लास प्रिज्म के अंदर जब व्हाइट लाइट पास होती है तो जिस कलर का वेवलेंथ अधिक होगा वो कलर सबसे अधिक स्पीड से इसमें से रिफ्रैक्ट होगी। यानी कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, और इस वजह से रेड कलर का रिफ्रैक्शन सबसे अधिक होगा और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम हो जाता है। इसी तरह रेड के बाद आता है ऑरेंज। ऑरेंज का वेवलेंथ रेड से थोड़ा सा कम है, इसलिए ऑरेंज कलर का ग्लास प्रिज्म के अंदर स्पीड रेड के कंपेयर में कम होगा और इसका डेविएशन ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रेड कलर का डेविएशन सबसे कम और सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट कलर का, इसलिए वायलेट की स्पीड ग्लास प्रिज्म में सबसे कम होगी और इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए आप देखते हैं सबसे नीचे आपको वायलेट दिखाई देता है और इन्हीं के बीच में बाकी कलर्स आपको दिखाई देंगे। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग स्पीड के कारण लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है। और ये अलग अलग स्पीड क्यों है? बिकॉज लाइट का वेवलेंथ अलग अलग है। फिर से एक बार देखिए, जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अब इसमें रेड कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं वेवलेंथ घट रहा है और सबसे कम वेवलेंथ है वायलेट का। अब जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा ग्लास प्रिज्म के लिए, ग्लास प्रिज्म में उस कलर की स्पीड भी ज़्यादा होगी। जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा, ग्लास प्रिज्म में उस कलर की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रेड कलर की स्पीड हाईएस्ट होगी ग्लास प्रिज्म में और वायलेट कलर की लीस्ट होगी, सबसे कम होगी। और जिस कलर की स्पीड ज़्यादा होगी उस कलर का डेविएशन कम होगा और इस वजह से ये सभी कलर्स अलग अलग एंगल पे डेविएट हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग है और इस वजह से सभी कलर्स की स्पीड ग्लास प्रिज्म में अलग अलग होने की वजह से ये अलग अलग एंगल पे डेविएट हो जाएंगे और इस तरह से डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा। तो सभी कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग होने से लाइट की स्पीड ग्लास प्रिज्म में अलग अलग होती है इन सभी कलर्स की, एंड दैट्स वाई ये सभी कलर्स अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं। इट मीन्स स्प्लिट हो जाते हैं 7 कलर्स में। तो इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं क्या? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो इसका आंसर आप देंगे कि व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। जो व्हाइट लाइट है वो उसमें 7 कलर्स होते हैं एंड
सभी कलर्स का अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है। अब रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और ऑरेंज का उससे कम और ग्रीन का उससे कम। इस तरह से आप देख सकते हैं रेड से नीचे की ओर आने पे जो वेवलेंथ होता है वो घटता जाता है, वायलेट का सबसे कम होता है। अब जिस कलर का वेवलेंथ जितना अधिक, उस कलर की लाइट का ग्लास प्रिज्म में स्पीड उतना अधिक। तो इस तरह से रेड कलर का स्पीड सबसे अधिक होगा और वायलेट का सबसे कम होगा। और जिस कलर की स्पीड अधिक होगी उस कलर का डेविएशन उतना कम होगा, वो कलर उतना कम डेविएट होगी। और जिस कलर की स्पीड कम होगी वो कलर उतना ज़्यादा डेविएट होगा। इस तरह से अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से इन सभी कलर्स का स्पीड ग्लास प्रिज्म में अलग अलग हो जाता है और इस वजह से ये सभी कलर अलग अलग एंगल पर डेविएट हो जाते हैं और डिस्पर्सन ऑफ लाइट इस तरह से फॉर्म होता है। तो दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर है? आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इन व्हाइट लाइट विच कलर हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लीस्ट वेवलेंथ। तो इसका आंसर होगा रेड कलर हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड वायलेट हैज द लीस्ट वेवलेंथ। ओके, विच कलर डेविएट्स लीस्ट एंड विच डेविएट्स हाईएस्ट, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो आप देख सकते हैं रेड कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट है और इस वजह से उसकी स्पीड अधिक होती है और उसका डेविएशन सबसे कम होगा। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट आंसर बनेगा पहले के कंपेयर में कि इसमें लीस्ट डेविएशन होगा रेड कलर का और हाईएस्ट डेविएशन होगा वायलेट कलर का। तो ये था डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड कॉज ऑफ डिस्पर्सन। अब हम बात करते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट, यानी कि जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। अब इस डिस्पर्स लाइट को, स्प्लिटेड लाइट को क्या वापस रिकम्बाइन किया जा सकता है? तो ये फेनोमेना सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने एक इन्वर्टेड प्रिज्म के बेस के हेल्प से किया था। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और उसको व्हाइट लाइट से, उसमें से व्हाइट लाइट को पास कराया और क्या देखा कि ये अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो गया। अब फिर एक प्रिज्म लिया और उसको इन्वर्ट किया। आप देख सकते हैं इसमें ए बी सी ये प्रिज्म है, बेस इसका नीचे है और ये जो प्रिज्म है इसका जो बेस है आप देख सकते हैं इसके जस्ट अपोजिट है। तो इन्वर्ट करके जब इसके सामने रखा और उससे स्प्लिटेड लाइट को पास कराया तो क्या देखा कि इस प्रिज्म से पास होने के बाद ये लाइट फिर से वाइट लाइट में कंबाइन हो गई, वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब ये जो वाइट लाइट है इससे कंफर्म हो गया कि ये 7 कलर से मिलकर बनी हुई है और यही 7 कलर फिर से रिकम्बाइन होके वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस पे क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस तरह से आपको एक प्रिज्म दे देगा, ये वाइट लाइट दे देगा, इस पे इंसिडेंट कर देगा, यहाँ पे एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख देगा और बोल देगा कंप्लीट द डायग्राम। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करा देंगे रेड वायलेट इन सब कंस्टिट्यूएंट कलर्स में और फिर बाद में इसको जब इस प्रिज्म से पास कराएंगे तो रिकम्बाइन करके फिर से वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे वाइट लाइट, दिस इज द वाइट लाइट जिसको आपने इंसिडेंट कराया था। यहाँ लिखा रहेगा वाइट लाइट। अच्छा, यहाँ पे अगर वाइट लाइट के जगह पर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो जैसे पहले हमने आपको डायग्राम बना के दिखाया था ठीक वैसे ही डायग्राम बनेगा, यानी कि ये लाइट जाएगा, इसका ये इमर्ज हो जाएगा इस तरह से, जो नॉर्मल डायग्राम होता है उसी तरह से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट में एक ही वेवलेंथ प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई इसमें स्प्लिटिंग नहीं होता है। जबकि वाइट लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ्स, 7 वेवलेंथ्स के कलर्स होते हैं, दैट्स वाई ये स्प्लिट हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है।
डायग्राम बना देगा अधूरा और उसको पूरा करना रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर बेस्ड ऑन कुछ फेनोमेनास जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नेचर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेनोमेना जो कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर बेस्ड ऑन है, और वो है रेनबो। रेनबो हम सभी ने देखा होगा, बारिश के समय में अक्सर हमें आसमान में 7 कलर्स की पट्टियां दिखाई देती हैं और उसी को हम रेनबो कहते हैं। लेकिन ये रेनबो बनता कैसे है, ये भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बेस पर। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है सन से चलने वाला लाइट जब एयर में सस्पेंडेड, एयर में प्रेजेंट जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं उन पर पड़ता है, तो इस लाइट का, इस वाइट लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। इस वाइट लाइट का आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा वाटर ड्रॉप हमने दिखाया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए ठीक ढंग से। तो इसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, बिकॉज वाइट लाइट में बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, और इन सभी कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। यानी कि ये जो वाटर ड्रॉप है वो एक तरह से ग्लास प्रिज्म के जैसा बिहेव करने लगता है। अब ये जो अलग अलग एंगल पे स्प्लिट हुए कलर्स हैं, लाइट रेज हैं, वो आगे जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक और घटना होती है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या है? ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंसिडेंट करते हैं हम लोग, मान लीजिए ग्लास प्रिज्म है, ये डेंसर मीडियम है, ये एयर है, तो एक लाइट हमने इंसिडेंट किया डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। अगर ये एंगल हम बढ़ाएं तो एक ऐसा भी एंगल आएगा जिस पर ये लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी। इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दें तो ये इंसिडेंट रे वापस इसी मीडियम में लौट आती है, और यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट करें तो रिफ्रैक्टेड रे वापस उसी मीडियम में चली आएगी, जिस डेंसर मीडियम से इंसिडेंट की गई थी वापस उसी मीडियम में चली आती है। इसी फेनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जब सन से आने वाली वाइट लाइट का यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद ये डिस्पर्स हो रही है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, और इस वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे सरफेस पे जाके जब टकराती है, तो अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो जाए, अगर ये जो एंगल आपको दिख रहा है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो इस लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी ये लाइट अब आगे रिफ्रैक्ट ना होके यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यही घटना यहाँ पे होती है। ये वाइट लाइट जब भी ये डिस्पर्स लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होने की वजह से वापस इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और फिर यहाँ पे फिर से इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 घटनाएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के द्वारा डिस्पर्सन हुआ, डिस्पर्सन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर से इसका रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये रिफ्रैक्टेड कलर्स स्प्लिट होकर हमारे आईज में इंटर करते हैं, और इसी वजह से हमें ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स की पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आसमान में आपको एक 7 कलर्स का बैंड दिखाई देता है, एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, और इसी बैंड को हम बोलते हैं रेनबो। सो ये आप देख सकते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे ही बेस्ड ऑन एक घटना है जो हमें दिखाई देती है। लेकिन अब इस रेनबो को दिखने के लिए कुछ
कंडीशंस हैं जो फॉलो होने चाहिए। पहली बात, जो सन होना चाहिए वो हम जिधर देख रहे हैं उसके अपोजिट होना चाहिए, यानी सन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और उससे आने वाली लाइट हमारे सामने कहीं बारिश हो रही हो या फाउंटेन हो या बारिश के बाद सस्पेंडेड जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, उन पर जाकर इंसिडेंट होना चाहिए। यानी हमारे पीछे से सन से आने वाली लाइट उन ड्रॉपलेट्स पे पड़ना चाहिए, उन वाटर ड्रॉप्स पे पड़ना चाहिए जो हमारे आगे हैं, एयर में सस्पेंडेड हैं। क्लियर है? तो उन पर जब ये व्हाइट लाइट पड़ेगा तो उसका रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और वापस रिफ्रैक्शन होके वो लाइट हमारी आंखों की ओर आएगी, हमारी आईज में इंटर करेगी और हमें वो कलर्स, वो जो ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स, वो 7 कलर्स के बैंड के रूप में दिखाई देंगे और इसी को हम बोलते हैं रेनबो। तो इस तरह से रेनबो को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले लेक्चर के नोटिफिकेशंस आपको समय पे मिल सके। तब तक के लिए कीप हार्ड वर्किंग, बी हैप्पी एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। थैंक यू।